हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? आज से स्टार्ट होने वाला है बच्चों नया टॉपिक, सेंटर ऑफ मास। मैंने ऑलरेडी आपको सर्कुलर मोशन का होमवर्क दे रखा है। सर्कुलर मोशन का कल डिस्कशन होगा। थ्योरी मैं का सारी कंप्लीट करा चुका हूँ। एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करके आइएगा बच्चों। और साथ ही साथ हमारा एक्सरसाइज 2 का सब्जेक्टिव का डिस्कशन कल ही होगा। पहले सब्जेक्टिव का डिस्कशन करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज 1 का डिस्कशन करेंगे। जो भी मतलब जिस तरीके से भी रखेंगे वो बच्चों कल डिस्कशन हो जाएगा। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, विच इज द सेंटर ऑफ मास। प्लान पहले ये था कि सेंटर ऑफ मास को हम जो है अगले हफ्ते से स्टार्ट करेंगे, लेकिन बारिश के चलते हुए मेरे प्लान कैंसिल हुए, तो सेंटर ऑफ मास हमारा लेट स्टार्ट करने का प्लान कैंसिल हो गया। सेंटर ऑफ मास बच्चों अब हम जो है जल्दी स्टार्ट करने जा रहे हैं। गुड आफ्टरनून मानसी, कैसा चल रहा है बच्चों आप लोगों का सब कुछ अभी तक? हाँ जी। नंबर एकदम कम कैसे हो गया? क्या ये टाइम आप लोगों को सूट नहीं कर रहा है? सुटेबल टाइम नहीं है बच्चों ये? टाइम को चेंज करने पे काम करना चाहिए क्या हमें, या कुछ और? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम टाइम को थोड़ा और लेट कर सकते हैं। 1 PM 2 PM। 2 PM तो नहीं हो पाएगा क्योंकि पीपीसी की क्लास होती है। 1 to 3 2 मतलब, क्योंकि इतने कम बच्चे एकदम से कैसे हो गए? पहले तो बीच में तो बहुत अच्छी स्ट्रेंथ हो गई थी। बैकलॉग वगैरह में अटके पड़े होंगे कुछ, तो मुझे पक्का पता है बैकलॉग वगैरह चल रहा होगा। सर मैंने अभी ज्वाइन किया है और काफी बैकलॉग है, तो आप बता दीजिए कि कौन सी एक्सरसाइज करने से मैं जेई मेंस तक के लिए। आप जो है ना एक्सरसाइज 1 सॉल्व करिए वैसे ना। वैसे भी हम 1 और सब्जेक्टिव ही करा रहे हैं अभी तो, ठीक है? तो आप 1 सॉल्व करिए, एक्सरसाइज 1 एंड सब्जेक्टिव। सो 1 कंप्लीट करके आ जाओ, सब्जेक्टिव सेकंड राउंड में कंप्लीट कर लेना, रिवीजन भी हो जाएगा उससे, ठीक है? चलो अब आने लगे ना थोड़ा सा। चलो भाई, सेंटर ऑफ मास बिल्कुल एकदम नया टॉपिक है। पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि बच्चों अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, और अब ये सेंटर ऑफ मास नया टॉपिक जो आया है ये क्यों आया, ठीक है? इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं बच्चों। हम लोगों ने यहां तक जितना भी डिस्कशन किया है ना, वो मोस्टली एक सिंगल बॉडी के लिए था। एक ही ऑब्जेक्ट होता था, उस पर लगने वाले फोर्स होते थे, और उनकी वजह से हम उस ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी कर रहे होते थे, ठीक है? हमारा जो सिस्टम हुआ करता था बच्चों, उसमें जनरली एक बॉडी हुआ करती थी। सर्कुलर मोशन अगर कोई कार कर रही है तो बच्चों हम उसको एक एक पॉइंट मास कंसीडर कर लेते थे। अगर हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे थे तो कोई ब्लॉक या वेज है, हम उस पर भी फोर्सेस को एक रिप्लेस कर देते थे एरो से, और उस बॉडी को हम एक पॉइंट मास कंसीडर करते थे, और हम सिस्टम मान मान के हर एक पे लगने वाले फोर्सेस को ड्रॉ कर लेते थे, ठीक है? सर आपकी बैच में बहुत बच्चे हैं पर लोग बैकलॉग हो। हाँ हाँ मुझे पता है, वही वही इशू है। बच्चे तो हैं काफी है मतलब ना बैच में, तो मेरा जो टारगेट था वो अचीव हो गया हमारा ना। ओके सो क्या बता रहा था बच्चों मैं आप लोगों को कि जो, एक मिनट ना, हाँ सेंटर ऑफ मास के बारे में बात कर रहे थे बच्चों। कि सेंटर ऑफ मास जो है इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी। तो हमारा जो अब तक सारा का सारा जो डिस्कशन था बच्चों को किसके बारे में था? सिंगल ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है? चाहे सर्कुलर हो चाहे वर्क पावर एनर्जी हो। हाँ हमने सिस्टम वहां पे भी माने थे, लेकिन मतलब काफी हद तक हमने 2 ऑब्जेक्ट या 3 ऑब्जेक्ट को एक सिस्टम का पार्ट कंसीडर नहीं किया था। सिंगल ऑब्जेक्ट को ही हम अपना सिस्टम कंसीडर करके चलते थे, ठीक है? ओके। अरे होमवर्क का बैकलॉग हो जाता है। चलो आज जैसे सेंट्रोमा से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? तो कल कल तुम्हारा सर्कुलर मोशन का डिस्कशन है। परसों की तुम्हारे पास छुट्टी आ जाएगी, कंप्लीट करना एक बार इसको। देखो मेरे मेरे साथ मजबूरी है कि मुझे स्पीड ये रखनी पड़ेगी। उस दिन मैंने तुम्हें पूरा कैलकुलेशन करके बताया था कि हमारा किस तरीके से सिलेबस जो है कंप्लीट हो पाएगा उसमें जनवरी के फर्स्ट वीक में, ठीक है? वो भी जनवरी के 15 जनवरी तक जा रहा था, लेकिन मैंने कहा कि इस पेस से अगर हम चलते रहेंगे, इस स्पीड से हम चलते रहेंगे ना, तो ये हमारा कंप्लीट पहले हो जाएगा। जबकि हमें पैरेलल में भी कुछ कोर्सेज कंप्लीट करने पड़ेंगे, जैसे ईएम वेव है, सेमीकंडक्टर है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, इनको हमें पैरेलल कंप्लीट करना पड़ेगा। तब जाके तुम्हारा सिलेबस जो है ना बच्चों, तुम्हारे फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ जेई मेन से पहले कंप्लीट हो पाएगा, एंड यू विल बी रेडी फॉर दैट एग्जाम। मतलब ना फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए आप पूरी तरीके से प्रिपेयर होंगे मेरी तरफ से। तो
तो मजबूरी है ना। हाँ, अब बच्चों पहली बार हम बात करेंगे यहां पे मोर देन वन पार्टिकल का सिस्टम, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ मोर देन वन पार्टिकल बच्चों हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे होंगे। मोर देन वन पार्टिकल, मोर देन वन बॉडी, और उन सबको हम एक सिस्टम मान के पूरे सिस्टम की मोशन को हम बच्चों यहाँ पे स्टडी करना, एनालाइज करना सीखेंगे, ठीक है। उनके बीच में आपस में फोर्स लग रहे हैं, बाहर से फोर्स लग रहे हैं, उनकी वजह से पूरा सिस्टम कैसे मूव करेगा, दैट ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर, ठीक है। सो इस सेंटर ऑफ मास में बच्चों हम इन सब के बारे में बात करेंगे। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं बच्चों इसकी। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम is an imaginary point where whole mass of system is assumed to be concentrated, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट होता है स्पेस में जहां पे हम पूरे सिस्टम के मास को इकट्ठा मान लेते हैं, ठीक है। ऐसा मान लेते हैं कि हम सारे मास को इकट्ठा करके यहां पे रख सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो आप इसको ऐसे बोल सकते हो, और वी कैन स्टडी द मोशन ऑफ सिस्टम बाय सिंपली ये नॉन टेक्निकल डेफिनेशन है बच्चों ना, ये जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। तो वी कैन स्टडी द मोशन ऑफ द सिस्टम बाय सिंपली कंसिडरिंग a point mass equal to total mass of system, ठीक है। So we can study the motion of system by simply considering a point mass kept at center of mass। So बच्चों इसको ऐसे समझो तुम कि पूरे सिस्टम को हम एक पॉइंट मास से रिप्लेस कर दे रहे हैं, और उस पॉइंट मास को कहां पे रखना है, सेंटर ऑफ मास पे। तो उस पॉइंट मास की मोशन से हम लोग जो है हम काफी हद तक आइडिया लगा सकते हैं कि सिस्टम कैसे मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो दैट पॉइंट मास विल बी रिप्रेजेंटिंग द ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो बच्चों वो सिस्टम की ट्रांसलेटरी मोशन को बता रहा होगा। इट्स ट्रांसलेटरी मोशन कैन बी considered motion of system, ठीक है। तो जो हमने वो पॉइंट मास ला के रखा है ना बच्चों, उसकी ट्रांसलेटरी मोशन को हम सिस्टम की मोशन कंसीडर कर सकते हैं। तो ये होता है बच्चों सेंटर ऑफ मास। ये बाय डेफिनेशन बच्चों सेंटर ऑफ मास इस तरीके से होता है। एक तरीके से आपने सिस्टम को एक पॉइंट मास से रिप्लेस कर दिया। किस जगह पे रखना होगा वो पॉइंट मास बच्चों, किस जगह पे हमें वो पॉइंट मास को रखना होगा, ये कहलाता है बच्चों, उस जगह को हम बोलते हैं बच्चों सेंटर ऑफ मास। अच्छा, सेंटर ऑफ मास पे मास का होना कोई जरूरी नहीं है कि वहां पे मास हो, ठीक है।
खाली जगह स्पेस में एक पॉइंट होता है बच्चों जहां पे आप पूरे सिस्टम को एक पॉइंट मास से रिप्लेस कर सकते हो, उस पॉइंट को बोलते हैं बच्चों हम सेंटर ऑफ मास। आपने क्या किया, एक पूरा सिस्टम था, बहुत सारे पार्टिकल थे, आपने सबको इकट्ठा किया, एक पॉइंट मास लिया और उस पॉइंट मास को जिस जगह रख दो कि वो सिस्टम को रिप्रेजेंट करे, मतलब ना एक तरीके से जो सिस्टम की फिजिकल क्वांटिटीज है, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हम डिफाइन करेंगे, टोटल सिस्टम की उस अकेले पॉइंट मास की आए, उसको इस ऐसी जगह पर रखना कि उस सिस्टम के जो की जो मतलब कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की जो वैल्यूज आ रही है, द सेम वैल्यू वी आर गेटिंग फॉर अ पॉइंट मास, तो उस पॉइंट मास को जिस जगह पर रखा जाता है बच्चों, वो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहलाता है। ठीक है, तो एक तरीके से बच्चों इसको एक तरीके से हम पॉइंट मास से रिप्लेस कर रहे होंगे सेंटर को, जहां पे उस पॉइंट मास को रख रहे होंगे उस पॉइंट मास को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं बच्चों कि एक ऐसा पॉइंट स्पेस में जहां पे हम पूरे सिस्टम को उठा के एक पॉइंट मास से रखना चाहेंगे कि यहां रखना है, तो दिस पॉइंट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो वो पॉइंट बच्चों सेंटर ऑफ मास कहलाता है सिस्टम का। ओके, सो लिख लो बच्चों जल्दी से इस डेफिनेशन को ना। अब मैं तुम लोगों को बताता हूं इसको फाइंड कैसे किया जाता है। तो एक फिजिकल क्वांटिटी है जो बच्चों मेरे ख्याल से आप एज अ ड्रॉपर पहली बार पढ़ रहे हो, मतलब ना शायद आपने 11th में पढ़ी ही ना हो वो चीज। तो उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम होता है बच्चों मास मूवमेंट, शायद ना ही पढ़ी हो आपने ना। तो एक फिजिकल क्वांटिटी होती है बच्चों मास मूवमेंट। और इसको जेड वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों ना। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? जेड वेक्टर से। इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड अबाउट अ पॉइंट। इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड अबाउट अ पॉइंट। तो ये हो गई बच्चों मान लो एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, और जिस पॉइंट के अबाउट हम मास मूवमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं ना बच्चों, उसको बोल दिया हमने ओ। हम ओ के अबाउट बच्चों मास मूवमेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं। सो देयर आर सो मेनी पार्टिकल्स, एक पार्टिकल यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ पर रखा हुआ है, एक यहाँ पर रखा हुआ है, एक यहाँ पर रखा हुआ है। एक इमेजिनरी बाउंड्री बना दी बच्चों ना, ये इमेजिनरी बाउंड्री है, ठीक है ना, जो सारे के सारे पॉइंट मासेस को एनक्लोज कर रही है। ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, ये m3 हो गया, m4 हो गया, m5 हो गया बच्चों। ठीक है, तो ये r1 वेक्टर हो जाएगा, ये r2 वेक्टर हो जाएगा, r3 वेक्टर हो गया बच्चों, r4 वेक्टर हो गया, और ये r5 वेक्टर हो गया। ठीक है, सो r1 वेक्टर, r2 वेक्टर, r3 वेक्टर, r4 वेक्टर, r5 वेक्टर। ठीक है, इस तरीके से हमने सारे पार्टिकल्स का पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर दिया। तो बच्चों ये ध्यान रखना, मास मूवमेंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड अबाउट अ पॉइंट। ठीक है, किसी पॉइंट का अबाउट बच्चों कैलकुलेट किया जाता है। इन आवर एग्जांपल O इज द पॉइंट। ठीक है, हम O के अबाउट हम कैलकुलेट कर रहे हैं किसका? इस पूरे सिस्टम का मास मूवमेंट। तो ये पूरा सिस्टम जो दे रखा है ना बच्चों, इसका मास मूवमेंट मैं किसके अबाउट कैलकुलेट करना चाहता हूं? O के अबाउट। R1 R2 R3 आर द पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू O। तो बच्चों फॉर अ पार्टिकल m1, mass movement about O is defined as z1 vector is equal to m1 r1 वेक्टर। ठीक है, ऐसे बच्चों मास मूवमेंट डिफाइन होता है। z1 वेक्टर मतलब मैं m1 वाले पार्टिकल का लिख रहा हूं, तो ये होगा। अगर मैं पूरे सिस्टम का मास मूवमेंट लिखूं, फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल, अगर मैं पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए मास मूवमेंट लिखूं z वेक्टर फॉर द सिस्टम,
ठीक है, पूरे पार्ट। तो ये हो जाएगा बच्चों m1 r1 वेक्टर, m2 r2 वेक्टर, m3 r3 वेक्टर एंड सो ऑन। ठीक है, ये पूरे सिस्टम का क्या हो गया बच्चों, मास मूवमेंट हो गया। पूरे सिस्टम का मास मूवमेंट क्या होगा बच्चों, सबका मास मूवमेंट ऐड कर देंगे, हर एक पार्टिकल का ओके वर्ड लिख के ऐड कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, इस पूरे के पूरे सिस्टम को हटा के एक अकेला पॉइंट मास रखना चाहता हूं, और उस अकेले पॉइंट मास का मास कितना होगा, पूरे सिस्टम के मास के बराबर, टोटल मास के बराबर। उसको जिस जगह पर रखना है मेरे को कि उसका मास मूवमेंट, उस अकेले पार्टिकल का मास मूवमेंट इस सिस्टम के मास मूवमेंट के बराबर हो, तो बच्चों जिस पॉइंट पे मुझे उस पूरे मास को लाके रखना होगा, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ मास। तो मैंने कहा कि इस पूरे सिस्टम को हटा के मैं इस जगह पे पूरा टोटल मास जो है m इज दी टोटल मास, ठीक है, इस टोटल मास को लाके एक पॉइंट की तरह रखना चाहता हूं। तो जिस पॉइंट पे मैं रखूंगा उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। इसकी खास बात ये होती है कि इसकी पोजीशन इस बात पे डिपेंड करती है कि इसका भी मास मूवमेंट जो है सिस्टम के मास मूवमेंट के बराबर आना चाहिए। तो आपने इस पूरे सिस्टम को हटा के क्या रख दिया बच्चों, एक मास रख दिया यहां पे। तो उस अकेले मास का जो मास मूवमेंट है ना बच्चों, वो सिस्टम के मास मूवमेंट के बराबर होना चाहिए, तभी आप उस पॉइंट को इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बोल पाओगे। ये वाली बात समझ में आई बच्चों? तो सेंटर ऑफ मास ऐसे ही कुछ डिफाइन नहीं कर दिया गया, लोगों ने कहा कि देखो भाई ये पूरा सिस्टम है, इसका मास मूवमेंट है। आपने मास मूवमेंट फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन की, आपने कहा कि ये मास मूवमेंट है इसका। आप इस पूरे सिस्टम को एक पॉइंट मास से रिप्लेस करना चाहते हो, ठीक है, आप पूरे सिस्टम को हटा के एक मास रखना चाहते हो, तो उस अकेले मास का मास मूवमेंट इस सिस्टम के मास मूवमेंट के बराबर होना चाहिए बच्चों, तभी आप इस सिस्टम का उसे सेंटर ऑफ मास बोल पाओगे। तो ऐसी जगह पे रखना है हमें, सारे मास को हटा के एक पॉइंट मास को ऐसी जगह रखना है कि उसका मास मूवमेंट इस सिस्टम के मास मूवमेंट के बराबर आना चाहिए। तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ मास, और उसका पोजीशन वेक्टर इस ओ के रेस्पेक्ट में जो होगा वो आरसीएम वेक्टर कहलाएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि सिस्टम के मास मूवमेंट को मुझे क्या करना है, m इंटू आरसीएम के बराबर कर देना है। अब ये दोनों चीजें क्या बच्चों बराबर हो गई, तो क्या तुम यहां से ऐसे लिख सकते हो, m इंटू आरसीएम वेक्टर इज इक्वल टू m1 r1 वेक्टर m2 r2 वेक्टर। आप लोगों ने अगर कहीं और पढ़ा होगा ना बच्चों, तो आपको ये डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला पढ़ाया गया होगा, ठीक है। इसमें हमें ये फील आना बंद हो जाती है कि एक्चुअली है क्या चीज, क्यों आया ये फॉर्मूला। तो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर आप इस तरीके से पता कर सकते हो। ये पोजीशन वेक्टर अच्छा किसके रेस्पेक्ट में आएगा, ओ के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो पोजीशन वेक्टर इस रेस्पेक्ट में हमारे पास आएगा। लिख लो बच्चों इस वाले पेज पर जो भी लिखा हुआ है। तो सेंटर ऑफ मास समझ में आया बच्चों, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्यों आता है, क्या है इसकी डेफिनेशन एंड ऑल। बच्चों मैं तुम्हारी ना कल की छुट्टी कर रहा हूं, ठीक है। मुझे समझ में आ गया कि तुम्हारा मतलब बर्डन तुम पे बढ़ता जा रहा है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज यू कंप्लीट योर बैकलॉग। कल की तुम्हारी छुट्टी कर देता हूँ मैं, सैटरडे की और संडे की। तो तुम 2 दिन मेरी तरफ से चिल मारो, ठीक है। सैटरडे एंड संडे तुम अपना होमवर्क वगैरह, सर्कुलर मोशन का असाइनमेंट वगैरह सारा कंप्लीट कर लो, एंड देन वी मीट ऑन मंडे। और मंडे से बच्चों, मंडे को हम सर्कुलर मोशन का डिस्कशन करेंगे, और फिर सेंटर ऑफ मास को थोड़ा लेट ट्यूसडे को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम चल रही होगी, ठीक है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए एक दिन की छुट्टी करेंगे भाई, अब अफोर्ड करेंगे। इस तरीके से क्या करें, तुम लोगों का अगर किसी भी चीज से नुकसान हो रहा है तो मैं वो अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, कल तुम्हारी छुट्टी कर लेते हैं। लिख लिया बच्चों आप लोगों ने? तो पता नहीं है, छुट्टी को कवर करने के लिए इतनी जान लगानी पड़ जाएगी। कोई बात नहीं, पर इतनी अफोर्ड कर सकते हैं अपन ना।
सो बच्चों क्या मैं यहां से ये वाला फॉर्मूला लिख सकता हूं, RCM वेक्टर इज इक्वल टू M1 R1 वेक्टर, M2 R2 वेक्टर एंड सो ऑन। नीचे टोटल मास है M1 प्लस का M2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आ जाता है बच्चों सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला है ना, ये वो फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास यहां से आ जाएगा। इसी में बच्चों हम लिख सकते हैं, जैसे ये फॉर्मूला आया हमारे पास है ना, इसी में एक फॉर्मूला बन जाएगा RCM वेक्टर का, एक बन जाएगा बच्चों YCM वेक्टर का। ठीक है, मतलब XCM। अगर मैं एक्स आई कैप को सबके को अलग कर लूं तो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा M1 X1, M2 X2 एंड सो ऑन, M1 M2। ठीक है, ऐसे ही आ जाएगा YCM, M1 Y1 M2 Y2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई M1 प्लस का M2। ठीक है, ऐसे जेड कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास के बच्चों सारे के सारे कोऑर्डिनेट हमारे पास इस तरीके से आ जाएंगे। तो एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट आप लोगों को पता करना होगा। बच्चों सेंटर ऑफ मास अगर आपको कोई रेफरेंस दे रखा है कि हमें इसके रेस्पेक्ट में पोजीशन बतानी, तब तो बात अलग है। अदरवाइज आप जो है ना सेंटर ऑफ मास पे अगर आपने ओरिजिन मान लिया या आपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट कैलकुलेट किया मास मूवमेंट, तो हमारे हमें पता है बच्चों जो सिस्टम का जो जेड आता है ना बच्चों, जेड ऑफ सिस्टम अबाउट ओ क्या आता है बच्चों, M1 R वेक्टर respect to R2 वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू एंड सो ऑन। यही आया था ना बच्चों, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जेड ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू इज इक्वल टू टोटल मास इनटू R ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू। ये कुछ याद आ रहा है? अभी पिछली स्लाइड पे ये लिखाया था मैंने। ठीक है, अब सेंटर ऑफ मास की एक और डेफिनेशन आती है, इफ वी कैलकुलेट जेड ऑफ सिस्टम अबाउट सेंटर ऑफ मास। अगर हमने ओ की जगह पे सेंटर ऑफ मास ही वो अपना रेफरेंस पॉइंट ले लिया, मैंने कहा कि तुम सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही मास मूवमेंट कैलकुलेट करो, तो तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि सिस्टम का जेड जो है विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, क्या वो m इंटू पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास नहीं आ जाएगा बच्चों? और तुम्हें ये पता होना चाहिए कि किसी की भी पोजीशन खुद के रेस्पेक्ट में हमेशा जीरो होती है। तो जेड ऑफ द सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास हमेशा जीरो आता है। तो अगर आपने सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर आप जेड लिखोगे ना बच्चों, ठीक है, हाँ, तो अगर आप सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, सिस्टम का जेड या जैसे बोलते हैं मास मूवमेंट, अगर आपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखा तो बच्चों इट विल बी जीरो। ठीक है, लिख लो, यहां तक नोट कर लो। तो मैं ये कह सकता हूं, तो सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट अबाउट विच, तो यहां पे एक डेफिनेशन आ गई ना सेंटर ऑफ मास की, तो सेंटर ऑफ मास अनदर डेफिनेशन
क्या होगी बच्चों? सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट अबाउट विच, तो सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट अबाउट विच मास मूवमेंट of the system must be equal to 0. Yeah, is equal to 0. ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके अबाउट मास मूवमेंट ऑफ द सिस्टम क्या होता है बच्चों? 0. m1 r1 with respect to center of mass, m2 r2 with respect to center of mass, and so on. This should be equal to 0. m1 x1 with respect to center of mass, m2 x2 with respect to center of mass, this must be equal to 0. m1 y1 m2 y2, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0. तो सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है बच्चों जिसके अबाउट तुम अगर उसके रेस्पेक्ट में, अगर तुमने उसी को अपना ओरिजिन मान लिया, तो मास मूवमेंट बच्चों सिस्टम का पूरे का 0 आएगा. ठीक है, ओके. चलो भाई, अब कुछ क्वेश्चंस मतलब इलस्ट्रेशंस करते हैं. ये डेफिनेशन हो गई बच्चों सेंटर ऑफ मास की. सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन हो गई. कुछ बॉडीज के सेंटर ऑफ मास तो बच्चों तुम्हें भी पता होते हैं, जिनमें सिमेट्री होती है ना, उनका ज्योमेट्रिक सेंटर ही उनका सेंटर ऑफ मास होता है. जैसे रिंग है, तो रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा बच्चों? रिंग का सेंटर. अगर रिंग का मास यूनिफॉर्म है तो, ठीक है, मास अगर पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना बच्चों, तो रिंग का जो सेंटर ऑफ मास है अगर रिंग के सेंटर पे आ जाएगा. ठीक है, मुझे एक बात बताओ, क्या सेंटर ऑफ मास वाली जगह पे मास का होना जरूरी है? सेंटर ऑफ मास की जगह पे, सेंटर ऑफ मास की जगह पे मास होना जरूरी है क्या बच्चों? वहां पे क्या ऐसा पॉइंट हो सकता है जहां पे मास ही ना हो और वहां सेंटर ऑफ मास आ जाए? हाँ जी, तो क्या सेंटर ऑफ मास वाली जगह पे बॉडी का मास होना जरूरी है? बताओ भाई जल्दी से, छोटी छोटी सी बातें. ठीक है, हाँ, जरूरी नहीं है. ठीक है, नहीं जरूरी नहीं है. मास, सेंटर ऑफ मास की जगह पे मास का होना जरूरी बच्चे नहीं है. जैसे रिंग का एग्जांपल दिया, तो रिंग के सेंटर पे मास होता है क्या? नहीं ना. रिंग का मास कहाँ होता है? रिंग का मास सेंटर पे थोड़ी होता है. ठीक है, सॉलिड स्फीयर है यूनिफॉर्म, उसका मास. रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, उनके सेंटर जो ज्योमेट्रिक सेंटर होते हैं ना बच्चों, उन्हीं पे सेंटर ऑफ मास होगा अगर उनका मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो. ठीक है, खैर चलो, अब हम बात करते हैं, क्योंकि वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट सिस्टम ऑफ पार्टिकल. तो सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है बच्चों सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स. ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स. सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स. सो बच्चों देयर आर टू पार्टिकल्स, मान लो ऐसे रखे हुए एक लाइन पे, और इनके मासेस हैं बच्चों m1 और m2. ठीक है, तो दो पार्टिकल हो गए बच्चों जिनका मास दे रखा है m1 एंड m2. इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना बच्चों, द डिस्टेंस बिटवीन बोथ इज आल्सो गिवन एज r.
बताओ बच्चों, इनका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कहाँ आएगा? ठीक है, तो इनके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या आएगी बच्चों? दैट वी हैव टू फाइंड। कल मैंने इसमें एक नया वो देखा है टूल, वी कैन टेक स्क्रीनशॉट्स and we can paste them as well. कॉपी कहाँ है? इस फीचर के पता लगने के बाद मेरी जिंदगी बहुत आसान हो गई है। मैं एक ही डायग्राम को दो डिफरेंट मेथड से एक्सप्लेन कर पा रहा हूं। अमन तिवारी, ये तो शायद मेरा स्टूडेंट था। करना बच्चों तुम इसको सॉल्व। हेलो हेलो, हाँ हाँ अमन बोलो। कोटाए हुए हो? कहाँ कहाँ हो? अच्छा 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 अच्छा। तो अच्छा अच्छा, तो मेरा ऑफिस है यहाँ पे, क्या कहते हैं, मॉल के सामने। चलो मैं ऐसा अभी 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 क्लास चल रही है मेरी, ठीक है, तो हम बात करते हैं उसके, क्या कहते हैं, ठीक है, 1:30 के बाद मैं कॉल करता हूँ, ठीक है, ओके। अच्छा, ये अमन तिवारी। नया नंबर से कॉल किया। तो ये वही है भाई। कितनी रैंक आई थी इसकी जे एडवांस में? सेवन 9 7। हाँ, तो हो सका तो देखो भाई, आज एक सेशन भी होगा। यश यार, एक थंबनेल क्रिएट कर देना, थंबनेल क्रिएट कर दो। और बताता हूँ ना, तुम डिजाइन विजाइन तो बना ही लो। अच्छा, नहीं उसका नंबर दूसरा था ना, तभी मैं पहचान नहीं पाया। मैंने कहा एक और था अमन तिवारी पहले 2021 में, तो उसका भी सिलेक्शन हो गया था। और मिलवाएंगे आज इससे हम बच्चों को। चलो भाई, करें इसको, डिस्कस करें इस वाले क्वेश्चन को। तो इस वाले क्वेश्चन में बच्चों हो क्या रहा है बेसिकली, यहां पे सबसे पहले बच्चों सेंटर ऑफ मास पता करने के लिए ना हमें क्या करना होता है? सेंटर ऑफ मास पता करने के लिए बच्चों हमें क्या चाहिए होता है? ओरिजिन। क्या यहाँ पे आपको ओरिजिन दे रखा है इन्होंने? नहीं, इन्होंने कोई ओरिजिन हमें नहीं दे रखा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ओरिजिन तो हमें दे नहीं रखा, तो हम जो है बच्चों अपनी तरफ से कहीं एक जगह पे ओरिजिन मान लेंगे। मैं तुम्हें एक बात बताऊं बच्चों, जब भी ऐसा केस हो ना, टू मासेस का हो या कुछ, तो किसी एक मास पे ही ओरिजिन मान लिया करो, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहता है। तो मैंने M1 पे अपना ओरिजिन कंसिडर कर लिया,
m1 पे जैसे मैंने ओरिजिन कंसिडर किया तो अब मैं एक्सिस ड्रॉ करूंगा, तो मैंने कहा कि एक्स एक्सिस इधर की तरफ हो गई, ठीक है, और बच्चों वाई एक्सिस हमारी इधर की तरफ हो गई। तो ये एक्स एक्सिस बना ली बच्चों हमने। जब अगर दे रखा होता ना बच्चों, इनके कोऑर्डिनेट वगैरह दे रखे होते, तो फिर मैं अपनी तरफ से ओरिजिन नहीं मानता, फिर मैं उसी के हिसाब से आंसर करता, ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0,0, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, r,0, ऐसे होंगे नहीं होंगे बच्चों कोऑर्डिनेट्स? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, कोऑर्डिनेट तो ऐसे ही होंगे। तो अब हमें सेंटर ऑफ मास पता करना है बच्चों। सेंटर ऑफ मास आरसीएम वाला फॉर्मूला तो मैं बहुत ही कम यूज करता हूं, मैं यूज करता हूं बच्चों एक्स कोऑर्डिनेट अलग पता करता हूं, वाई कोऑर्डिनेट में अलग पता करता हूं, ठीक है। तो मैंने यहां पे लिखा एक्सीएम, तो एक्सीएम बच्चों कितना आ जाएगा मेरे पास, m1x1 m2x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस का m2, ठीक है। तो एक्सीएम की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी यहां से सॉल्व करने पे, m1 इंटू 0 प्लस का m2 इंटू डी डिवाइडेड बाई m1 प्लस का m2, ठीक है। YCM की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों यहां से, दोनों के y कोऑर्डिनेट 0 है तो ये तो 0 के बराबर आ जाएगा। और XCM कितना आ गया बच्चों हमारे पास, XCM आ गया m2 इंटू डी डिवाइडेड बाई m1 प्लस का m2 के बराबर। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है ना बच्चों कहीं यहां पे आ रहा होगा, इधर ना, इधर, और ये उसका XCM होगा। XCM का मतलब समझ रहे हो, ये डिस्टेंस, इसी को बोलेंगे ना हम XCM। इसको बच्चों कई बार हम बोल देते हैं m1 से जो डिस्टेंस है ना उसको r1 बोल देते हैं, m2 से जो इसकी डिस्टेंस है उसको हम r2 बोल देते हैं। तो ये r1 आ गया बच्चों ना। तो m1 से जो डिस्टेंस है ना बच्चों पता है कितना आ रहा है, m1 से जो डिस्टेंस है वो आ रहा है m2 इंटू डी नहीं लिखना था, मैं r लिखना था, ये पता नहीं मैंने क्यों डी लिख दिया, डी नहीं लिखना था मैं। तो m1 से जो डिस्टेंस आता है ना बच्चों वो m2 इंटू आर डिवाइड बाई m1 प्लस का m2 के बराबर आता है। तो इस फॉर्मूले को याद रखोगे, और अगर तुम r2 कैलकुलेट करोगे ना बच्चों, r2, चलो उस वाले में r1 और r2 दोनों लिख देंगे। तो ये समझ में आया बच्चों, तो ऐसे करके बच्चों इस फॉर्मूले को लगाया जाता है। क्लियर है बच्चा, यहां तक क्लियर है? ओके, अगले वाले में आ जाओ बच्चों, इस वाले में। तो इसमें क्या होगा, इस वाले में इसमें एक दूसरा टेक्निक यूज करूंगा मैं। अच्छा यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन है बच्चों, क्या है वो ऑब्जर्वेशन, कि दो पॉइंट मास का जो सेंटर ऑफ मास होता है ना उनके बीच में ही आता है, ठीक है, बीच में इन द सेंस मिड पॉइंट पे नहीं, उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पे और उनके बीच में आएगा, ठीक है। अगर दोनों का मास बराबर होता तो ये r/2 पे आ जाता, मतलब बीचों बीच में आ जाता। अगर इसका मास ज्यादा हुआ तो ये सेंटर ऑफ मास बच्चों उधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जो ज्यादा मास होगा ना बच्चों सेंटर ऑफ मास उसकी तरफ आएगा। क्या ये ऑब्जर्वेशन आपको समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है? तो ज्यादा मास की तरफ सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होता है, तो जिस पॉइंट का मास ज्यादा होगा उसकी तरफ सेंटर ऑफ मास आएगा, ठीक है, और दोनों के बीच में आएगा, दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पे आएगा। तो अगर मासेस ऐसे भी रखे ना, एक यहाँ रखा है एक यहाँ रखा है, तिरछे रखे, तब भी सेंटर ऑफ मास इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पे आएगा कहीं ना कहीं, ठीक है, दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पे सेंटर ऑफ मास आएगा। तो मुझे ये पता है कि m1 और m2 हो गए ये बच्चों दोनों। तो मैंने क्या किया कि मैंने कहीं बीच में ऐसे रैंडमली कोई पॉइंट ले लिया सेंटर ऑफ मास cm, और मैंने ये बोला कि देखो भाई यहां पे जो सेंटर ऑफ मास होगा ना, मान लो सेंटर ऑफ मास से इसका जो डिस्टेंस है वो r1 के बराबर है, इसका डिस्टेंस r2 के बराबर है, और यही मैंने अपना ओरिजिन मान लिया। ओरिजिन कहां माना है बच्चों की बार मैंने, सेंटर ऑफ मास पे। तो अब एक्स एक्सिस इधर होगी, वाई एक्सिस बच्चों इधर की तरफ होगी, है ना। तो एक्स एक्सिस इधर हो जाएगी, वाई एक्सिस इधर हो गई। तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे लिखूंगा, r2, 0, और इसके कोऑर्डिनेट कैसे लिखूंगा, माइनस का r1, 0, ठीक है, r2, 0 और r1, 0। ये हो गया बच्चों, इस तरीके से कोऑर्डिनेट डिफाइन कर लिए मैंने। तो भाई पता है बच्चों एक्सीएम अब किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, क्योंकि ओरिजिन तुमने यहीं पे माना है ना, तो एक्सीएम और वाईसीएम 0 हो गए। तो क्या m1x1
विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास m2x2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये भी 0 के बराबर होना चाहिए। आप बोलोगे यस सर। तो अब इसको लिखो, देखो बच्चों, m2 इंटू r2, ये तो प्लस का आएगा, m1 इंटू माइनस का r1, और ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2 आ गया। r1 प्लस का r2 ये r के बराबर होगा। ऊपर से लाके बच्चों इसको पुट कर दो यहाँ पे, तो r1 की वैल्यू आ जाएगी m2 r डिवाइड बाई m1 प्लस m2, r2 की वैल्यू आ जाएगी m1 r डिवाइड बाई m1 प्लस का m2। ठीक है, ये हो गए बच्चों दोनों मासेस से डिस्टेंस। इस तरीके से। और अगर तुम दोनों का रेशियो देखो ना बच्चों, r1 अपॉन r2 m2 अपॉन m1 के बराबर आएगा, या r1 जो है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन m1 आएगा। तो वही बात कि जिसका मास ज्यादा होगा ना, सेंटर ऑफ मास उसकी तरफ ज्यादा आएगा, उसके ज्यादा पास आएगा। मास जिसका ज्यादा होगा, सेंटर ऑफ मास उसके ज्यादा पास आएगा। डन। डन बच्चों, डन 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 डन। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम इस तरीके से, इसको याद रखना। अगले पे बढ़ते बच्चों। So this was one case। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है? यहां पे बच्चों एक मास रखा हुआ है m एट a, m एट b, थ्री m एट c। ठीक है, फाइंड दी डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 3m एट कॉर्नर c। सी वाले कॉर्नर पे बच्चा जो मास रखा हुआ है ना, उससे सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस बतानी है आपको ना। और ये जो ट्रायंगल है बच्चों, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड्स की लेंथ एल के बराबर दे रखी है। करो भाई जल्दी से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व।
हम्म हम्म करे भाई, सॉल्व करें इस वाले को। हाँ बच्चों, देखो बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को करने के वैसे तो एक तो सिंपल तरीका तो तुम्हारे पास है ही कि एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट सब पता कर लो, कहीं एक जगह ओरिजिन मान के। एक तो वो तरीका है। दूसरा क्या तरीका है बच्चों? दूसरा तरीका बहुत मजेदार है, ठीक है। तो मैं इसको दो तरीकों से सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो मैं इसका क्या करता हूं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं अपन। ठीक है, ओके। सो दोनों मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे ताकि अच्छे से समझ में आ जाए तुम्हें। देख रहे हैं? चलो पहले उस वाले मेथड से सॉल्व करते हैं। तो एक जगह पे बच्चों तुम क्या मान लोगे, ओरिजिन मान लोगे, ठीक है, और इनके कोऑर्डिनेट लिख लोगे। ज्यादा अच्छा रहेगा कि मैं इसी पॉइंट पे ओरिजिन मान लूं, क्योंकि इस जगह पे अच्छा लग रहा है मेरे को, और कुछ नहीं। एक्स एक्सिस बच्चों इधर आ गई, वाई एक्सिस हमारे पास इधर आ गई, ठीक है। एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। इसके कोऑर्डिनेट होंगे बच्चों 0,0। इसके कोऑर्डिनेट होंगे बच्चों L,0। इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे ना बच्चों L/2 कॉमा √3L/2 के बराबर होंगे। दोनों के कोऑर्डिनेट मतलब सबके कोऑर्डिनेट लिख लिया। आप बोलोगे सर ये कैसे लिखा आपने? तो बच्चों यहां से एक अगर तुम परपेंडिकुलर डाल लो तो क्या तुम्हें ये समझ में आ रहा है? L/2, L/2, और ये L है, ये एंगल 60 डिग्री के बराबर होगा, तो √3L/2, ठीक है ना। L sin 60, √3L/2। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास पता करो, m1, m1 इंटू 0, m2 इंटू L, ठीक है। x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास L/6 आ जाएगा। y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास बच्चों तो YCM हमारे पास आ जाएगा L/2√3 के बराबर, ठीक है। क्या तुम ये जो डिस्टेंस आई है, एक मिनट ना, 3m, ये तो मैं सोचूं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं मैं। 5m, गलती कर दी बच्चों ने यहाँ पे, एक मास 3m था। तो L/2 और ये आ जाएगा
3√3 डिवाइड बाई 10L। देखना ये आ रहा है क्या? ठीक है, तो ये जो सेंटर ऑफ मास आएगा ना बच्चों, यहां कहीं आएगा L/2 कॉमा 3√3 डिवाइड बाई 10L पे। ठीक है, तो क्या ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता हूं मैं? D इसके y कोऑर्डिनेट से इसका y कोऑर्डिनेट माइनस कर दो तो ये आ जाएगा √3L/5। ये आ रहा होगा बच्चा आंसर ना, 5 माइनस दिस, तो 2√3 डिवाइड बाई 10, तो √3/5 L के बराबर आ रहा होगा। देखो बच्चों, ये तो हो गया बच्चों एक मेथड। ठीक है, इसको सॉल्व करने का। देयर इज वन मोर मेथड, देयर इज टू मोर मेथड, मतलब वन मोर मेथड ओनली। तो मेथड 2 क्या कहता है बच्चों? मेथड 2 कहता है कि यहां पर 3 मास है, तो मैं एक काम कर सकता हूं कि यहां से परपेंडिकुलर डालो बच्चों। क्या मैं इस वाले मास को और इस वाले मास को उठा के इनके सेंटर मास पर रख सकता हूं? हाँ जी, ये जो दोनों मास है इनको उठा के सेंट्रो मास पे रख सकता हूँ। सेंट्रो मास की डेफिनेशन क्या है कि भाई इन दोनों को तुम इनके सेंट्रो मास पे एक अकेले पॉइंट मास से ट्रीट कर सकते हो। तो m इसका और m इसका उठा के इनका सेंट्रो मास बीचों बीच में आएगा, तो यहाँ पे मैं 2m कंसीडर कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ? अब 2m यहाँ पे रखा हुआ है, 3m यहाँ पे रखा हुआ है और इसकी डिस्टेंस है रूट के अंदर 3L/2। तो इनका सेंट्रो मास कहीं यहाँ पे आएगा और इस डिस्टेंस को बच्चों मैं R1 बोल दे रहा हूँ, इसको मैं R2 बोल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे R का काम कौन कर रहा है? √3L/2। R1 क्या होगा बच्चों? M2 इंटू R डिवाइड बाई M1 प्लस का M2 के बराबर। तो R1 आ जाएगा M2 जो कि 2M के बराबर है, R की वैल्यू √3L/2 के बराबर है, डिवाइडेड बाई 2M प्लस का 3M। R1 जो है √3L डिवाइड बाई 5 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, √3L डिवाइड बाई 5 के बराबर आ जाएगा। √3L/5 के बराबर बच्चों हमारे पास आ गया R1 जो है। समझ गए बच्चों इसको? तो ऐसे क्वेश्चंस को बच्चों इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब बात कर रहे हैं बच्चों कंटिन्यूअस मास के, सेंटर ऑफ मास के बारे में। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस मास सिस्टम। कंटिन्यूअस मास का सेंटर ऑफ मास कैसे पता करेंगे? कंटिन्यूअस मास क्या होता है? मतलब जैसे कोई बॉडी है, अब हमेशा जरूरी नहीं कि बॉडी यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है, उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। इसका मुझे सेंटर ऑफ मास का पोजीशन पता करना है, तो सबसे पहले बच्चों तुम्हें क्या करना होता है? एक ऑरिजिन वगैरह डिफाइन करना होता है जिसके रेस्पेक्ट में आप सेंटर ऑफ मास डिफाइन करोगे। तो ये हो गया बच्चों हमारा वो ऑरिजिन, ये एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई। So a continuous mass can be treated like is the combination of
इनफाइनाइट पॉइंट मासेस, ठीक है। तो कंटिन्यूस मास क्या होता है बच्चों? कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट मास होता है। उनसे बहुत सारे पॉइंट मास को इकट्ठा कर दो तो क्या बनता है तुम्हारे पास? कंटिन्यूस मास। तो आपने क्या किया कि आपने यहाँ पे एक छोटा सा एक एलिमेंट ले लिया, ठीक है। आपने कहा सर ये एक एलिमेंट है, इसके कुछ कोऑर्डिनेट होंगे x, y, z। इसको बोलूंगा बच्चों मैं dm, ठीक है। तो अब इसका कुछ पोजीशन वेक्टर आएगा, नहीं आएगा? यहाँ से r वेक्टर आ जाएगा ऐसे करके, तो इसका r वेक्टर होगा। तो अगर मुझे सेंटर ऑफ मास लिखना है ना बच्चों, ऐसे dm_r1 प्लस dm_r2 dm_r3 ऐसे करके एंड सो ऑन करके आएगा, तो rcm जो आता है ना बच्चों, rcm that comes out to be r वेक्टर dm, इंटीग्रेशन से आता है बच्चों, r वेक्टर dm डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm। कोई dm से dm को मत काट देना। x कोऑर्डिनेट जो आता है ना बच्चों, x dm डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm। y कोऑर्डिनेट जो आता है ना सेंटर ऑफ मास का, y dm डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm। ऐसे जेड कोऑर्डिनेट पता कर लेंगे जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ कंटिन्यूअस मास, ठीक है। तो किसी भी कंटिन्यूअस मास का जो सेंटर ऑफ मास होता है बच्चों, इस तरीके से पता किया जाता है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जिसका हमें कंटिन्यूअस मास, जिसका हमें सेंटर ऑफ मास पता करना है, दैट इज अ रॉड, ठीक है, लीनियर मास। उनको हम केसेस बनाते जाएंगे इसमें। तो सबसे पहला आएगा बच्चों सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रॉड। ठीक है, किसी रॉड का सेंटर ऑफ मास कैसे पता करेंगे? एक रॉड दे रखी है बच्चों और इसके दो एंड दे रखे हैं, ए और बी। इसकी टोटल लेंथ बच्चों में एल के बराबर दे रखी है। ठीक है, अब यहां पे क्या दे रखा है? लीनियर मास डेंसिटी, लैम्डा, एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x from end A of rod is given as lambda equal to lambda naught x की पावर n। ठीक है, then find distance of center of mass from end A। ठीक है, ये दे दिया बच्चों। मान लो पहला वेरिएबल ही कंसीडर कर दिया, क्योंकि इसमें वेरिएबल और यूनिफॉर्म दोनों कवर हो जाते हैं।
करें भाई, डिस्कस करें फिर इस वाले को। बच्चों ये लीनियर मास डेंसिटी क्या देती है तुम्हें? लीनियर मास डेंसिटी होती है मास पर यूनिट लेंथ। अगर आप इसको किसी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो तो उसका मास देगी, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। क्या? आपने किसी लेंथ से मल्टीप्लाई किया इसको, लेकिन अगर उसमें लैम्डा यूनिफॉर्म है तो लैम्डा इनटू दैट लेंथ उस लेंथ का मास होगा। लेकिन अगर लैम्डा हर जगह पे चेंज हो रहा है तो बच्चों फिर हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। व्हाट वी विल डू इन दैट केस? तो अगर लैम्डा वेरिएबल होता है ना बच्चों, तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें एक एलिमेंट लेना पड़ता है, एक छोटा सा टुकड़ा लेना पड़ेगा इस लेंथ का, और उस टुकड़े का मास हम लिख सकते हैं जहां तक हम लैम्डा को यूनिफॉर्म कंसीडर कर सके। तो लैम्डा बच्चों, लैम्डा को लेंथ से मल्टीप्लाई करो, यू गेट द मास ऑफ दैट लेंथ। बट ध्यान रखना कि लैम्डा उस लेंथ के लिए यूनिफॉर्म होना चाहिए, इसलिए जब भी लैम्डा वेरिएबल होगा हम छोटी लेंथ लेंगे जिसमें हम लैम्डा को यूनिफॉर्म कंसीडर कर सके। अब इनका लैम्डा जो है ना बच्चों, यहाँ पे अलग दे रखा है, यहाँ अलग दे रखा है, यहाँ अलग दे रखा है, यहाँ अलग दे रखा है, हर जगह का लैम्डा अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे? तो हम अगर किसी भी जगह का मास लिखना चाहते हैं तो हम जाएंगे किसी x डिस्टेंस में, वहां पे लेंगे हम एक छोटा सा एलिमेंट, और उस छोटे से एलिमेंट का मास मैं लिख सकता हूं। ठीक है, उस छोटे से एलिमेंट का मास बच्चों में लिख सकता हूं। हमने कहा कि x डिस्टेंस जाके dx लेंथ का हमने एक एलिमेंट लिया, इसका जो मास होगा ना बच्चों dm कहलाएगा, और ये लैम्डा इंटू dx के बराबर होगा। लैम्डा की वैल्यू हमें लैम्डा नॉट x की पावर n इंटू dx दे रखी है, तो बच्चों हमारे पास dm आ गया। ठीक है, तो dm बच्चों हमारे पास ये होगा। अच्छा ध्यान रखना, x हमें यहां से मेजर करके दे रखा है, तो हम ओरिजिन इसी को मान लेंगे, इसी एंड को ना, ओरिजिन हमने इसी को मान लिया। रॉड किधर रखी है बच्चों? x एक्सिस के अलोंग। ठीक है, ओके। तो सेंटर ऑफ मास का सिर्फ x कोऑर्डिनेट आएगा, y कोऑर्डिनेट तो आएगा ही नहीं, कोई भी मास y डायरेक्शन में है ही नहीं। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास जो आएगा ना, क्या है बच्चों? x dm डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm। तो x इंटू लैम्डा नॉट x की पावर n इंटू dx डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट x की पावर n इंटू dx। अब लैम्डा नॉट कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये भी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, लैम्डा नॉट कट जाएगा। x की पावर n प्लस का 2 डिवाइड बाई n प्लस 2, x की पावर n प्लस का 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, और लिमिट लगा दो बच्चों, ये आएगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 2 इंटू l के बराबर। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास जो आ जाएगा ना बच्चों, xm n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 2 इंटू l के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अगर बच्चों रॉड यूनिफॉर्म है, मतलब लैम्डा x के साथ वेरी ना करे, n की वैल्यू फिर 0 हो जाएगी।
एन की वैल्यू 0 हो जाएगी तो सेंटर ऑफ मास आएगा बच्चों हमारा L/2 पे। ठीक है, तो ये एक इसका स्पेशल केस हो जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, n+1 डिवाइड बाई n+2 into L if rod is uniform। तो लैम्डा कांस्टेंट होगा। अच्छा, रॉड यूनिफॉर्म होती है ना, तो लैम्डा पता है किसके बराबर आता है, m डिवाइड बाई l के बराबर। इफ लैम्डा इज कांस्टेंट या यूनिफॉर्म। ठीक है, लैम्डा अगर कांस्टेंट होता है ना बच्चों, तो ये लैम्डा m/l के बराबर आ जाता है। और n की वैल्यू 0 हो जाती है। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास L/2 पे आ जाता है। ठीक है, मिड पॉइंट पे आ जाएगा ना रॉड का सेंटर ऑफ मास। लो जी, ये हो गया सेंटर ऑफ मास के डेरिवेशन फॉर द रॉड। अब बच्चों अलग अलग तरीके के फंक्शन दे रखे होंगे, अलग अलग तरीके के हम केसेस कर लेंगे, लेकिन मैं आपको इसमें सेंटर ऑफ मास में नहीं चाहता कि आज मैं होमवर्क वगैरह दूं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक दिन की मैं छुट्टी दे रहा हूं आपको। सो कल आप लोगों की छुट्टी है बच्चों, कल आप अपना होमवर्क कंप्लीट करो सर्कुलर मोशन का। मंडे को सर्कुलर मोशन का डिस्कशन करते हैं। ठीक है, मंडे को सर्कुलर मोशन का डिस्कशन हो जाएगा हमारा। फिर आपका टेस्ट भी कराना है, लेकिन इस हफ्ते में टेस्ट नहीं रख रहा हूँ बिकॉज मुझे पता है कि तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत बर्डन है। अगले हफ्ते में टेस्ट रख लेंगे। सर्कुलर और वर्क पावर एंड एनर्जी का बच्चों टेस्ट एक साथ होगा आपका ना। तो अगली सेंटर ऑफ मास की क्लास हमारी ट्यूसडे को होगी। बस ये करना, मेक श्योर कि मंडे को आप लोग जो है पूरा होमवर्क कंप्लीट करके आ जाओ सर्कुलर मोशन का, एक्सरसाइज 1 और आपके सब्जेक्टिव वाले। ठीक है, तो मंडे को मिलेंगे अब, और मंडे के बाद हम ट्यूसडे को हमारी सेंटर ऑफ मास की क्लास होगी, उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा कर लेंगे, उसको कवर अप कर लेंगे, और क्या है, ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, चलो।